अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज की इस गुफ्तगू में हम उर्दू नस्र की तदरीस यानी प्रोज़ को पढ़ाने के तरीक़ों पर तफसील से बात करेंगे। कोशिश ये होगी कि बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इस मौजू की हर तह तक पहुंचा जाए और हर पहलू को वाज़ेह किया जाए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई नस्र आखिर होती क्या है। फिर देखेंगे कि इससे पढ़ाने के मकासद क्या हैं। उसके बाद क्लासरूम में पढ़ाने के जो स्टेजेस हैं उन पर बात होगी। इम्तिहान के हवाले से कुछ बहुत ही अहम निकात भी देखेंगे। नस्र और नज़्म का फ़र्क समझेंगे और आखिर में एक छोटी सी खुद आजमाई के ज़रिए सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये नस्र है क्या? जाहिर है किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले ये जानना तो बेहद ज़रूरी है कि वो खुद क्या है। बहुत सादा लफ्ज़ों में अगर समझें तो नज़्र हमारी आम बोलचाल की ज़बान है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या जैसे कोई कहानी या मज़मून पढ़ा जाता है। इसमें शायरी की तरह कोई ख़ास लय, वज़न या काफ़िया नहीं होता। इसका मकसद सिर्फ़ एक है, सीधे सादे वाज़े अंदाज में मालूमात और ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाना। यहाँ देखिए, इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। नस्र जो है वो सीधा हमारे दिमाग से, हमारी अकल से बात करती है, हमें सोचने और समझने पर मजबूर करती है, जबकि नज़्म वो बिल्कुल अलग है। इसका ताल्लुक सीधा दिल से होता है, हमारे एहसासात से, हमारे जज्बात से। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्लास में नस्र पढ़ाते ही क्यों हैं? इसके पीछे क्या मकासद हैं? उन मकासद को समझना ही दरअसल एक अच्छे सबक की बुनियाद है। यही तो हमें बताते हैं कि हमें तलबा को सिखाना क्या है और किस मंजिल तक पहुंचाना है। तो ये हैं वो 5 बड़े मकासद। पहला और सबसे अहम है तफ़हीम और मालूमात, यानी तलबा इबारत को समझें और उससे मालूमात हासिल कर सकें। दूसरा, उनके अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़े, नए अल्फाज सीखें और उन्हें इस्तेमाल करना जानें। तीसरा, उनमें मंतिकी सोच पैदा हो ताकि वह हक़ाइक़ को समझ सकें। चौथा, उनकी पढ़ने की सलाहियत बेहतर हो, चाहे वो बुलंद ख्वानी हो या खामोश ख्वानी। और पांचवां, उनमें गहराई में जाकर पढ़ने की आदत डालना, जिसे इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो अब हम थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। ये वो मरहले हैं, वो स्टेप्स हैं जो एक उस्ताद क्लासरूम में नस्र पढ़ाते हुए इस्तेमाल करता है। ये समझें कि ये एक कामयाब सबक का रोड मैप है। एक मौसर सबक आम तौर पर इन 6 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तमहीद बांधकर बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है। फिर उस्ताद एक नमूने के तौर पर पढ़ता है। इसके बाद तलबा बारी बारी पढ़ते हैं। फिर मुश्किल अल्फाज और ख़यालात की वजाहत की जाती है। इसके बाद आता है खामोश ख्वानी का मरहला और आखिर में सवाल जवाब के जरिए सबक को पक्का किया जाता है। अच्छा, ये जो सारे स्टेजेस हमने देखे हैं, इनमें से एक स्टेज ऐसा है जिसे आप कह लें कि सबसे ज़रूरी, सबसे अहम माना जाता है। और हाँ, इम्तिहान में भी इस पर सवाल ज़रूर बनता है। ये स्टेज है खामोश खानी, यानी साइलेंट रीडिंग। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? चले देखते हैं। खामोश खानी के 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि तालिब इल्म अपनी पूरी तवज्जो से बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के इबारत को गहराई में जाकर समझता है, और दूसरा ये कि इससे उसके पढ़ने की रफ्तार तेज़ होती है। तो मतलब बेहतर तफ़हीम और तेज़ रफ्तारी दोनों एक साथ हासिल होते हैं। अब बात करते हैं उन निकात की जो इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। ये वो मालूमात है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्क बहुत अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। छोटी क्लासों में यानी प्राइमरी लेवल पर बुलंद ख्वानी पर जोर दिया जाता है ताकि बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी ठीक हो, जबकि बड़ी क्लासों में यानी सेकेंडरी लेवल पर खामोश खानी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि वो गहराई से समझें और तेज़ी से पढ़ सकें। लीजिए, ये समझे कि ये आपका चीट शीट है। इस टेबल के ज़रिए आप इम्तिहान से ठीक पहले सिर्फ 1 मिनट में नस्र और नज़्म के तमाम अहम फ़र्क दोहरा सकते हैं। देखें, इस टेबल का खुलासा सीधा सा है। नज़्म का ताल्लुक लुत्फ़, एहसासात और आवाज़ से है, जबकि नस्र का ताल्लुक मालूमात, समझ और खामोशी से है। नज़्म को गाया जाता है, तरन्नुम से पढ़ा जाता है। नस्र को समझने के लिए पढ़ा जाता है। और जो दाईं तरफ इम्तिहानी ट्रिक का कॉलम है ना, वो इन तमाम नुकात को याद रखने का सबसे आसान फार्मूला है। चलें जी, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, इसे एक छोटे से टेस्ट के जरिए आजमाते हैं। मैं सवाल पढ़ूंगा, आप जहन में जवाब सोचिएगा और फिर हम सही जवाब देखेंगे। तैयार हैं? पहला सवाल, सोचिएगा ज़रा, नस्र पढ़ाने का सबसे बुनियादी, सबसे पहला मकसद क्या होता है? बिल्कुल सही, इसका मकसद है तफ़हीम और मालूमात, यानी अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, नस्र का तो काम ही यही है कि वो आप तक कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों में पहुंचा दे।
اگلا سوال، بچوں کے ذخیرہ الفاظ کو بڑھانا یہ نثر کے کس مقصد کا حصہ ہے؟ جی، یہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کے مقصد کے تحت آتا ہے۔ ظاہر ہے جتنے زیادہ الفاظ اتنا بہتر اظہار۔ سوال نمبر 3، یاد کیجئے ہم نے کس مرحلے کو نثر کی تدریس میں سب سے اہم کہا تھا؟ بالکل درست، وہ تھا خاموش خوانی کا مرحلہ، جہاں طالب علم خود گہرائی میں جا کر عبارت کو سمجھتا ہے۔ چوتھا سوال اسی اہم مرحلے سے متعلق ہے۔ خاموش خوانی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو تفہیم کو گہرا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے کی رفتار کو بڑھانا۔ سوال نمبر 5 یہ ایک آسان سا سوال ہے، کیا نثر کے ذریعے بچوں کی منطقی سوچ کو فروغ مل سکتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ نثر چونکہ حقائق اور دلائل پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے یہ منطقی سوچ کو مضبوط کرتی ہے۔ چھٹا سوال، ابتدائی درجات یعنی چھوٹی کلاسوں میں نثر پڑھاتے وقت کس قسم کی پڑھائی پر زور ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے بلند خوانی پر، تاکہ بچوں کا تلفظ اور روانی بہتر ہو سکے۔ 7واں سوال، اور اگر بات ہو ثانوی یعنی بڑی کلاسوں کی، تو وہاں کس قسم کی پڑھائی پر زور ہوتا ہے؟ جی، وہاں خاموش خوانی پر زور دیا جاتا ہے، کیونکہ اب توجہ گہری تفہیم اور رفتار پر ہوتی ہے۔ 8واں سوال، تدریس کے سب سے پہلے مرحلے کے بارے میں ہے۔ تمہید یعنی انٹروڈکشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد بچوں کی توجہ حاصل کرنا اور انہیں آنے والے سبق کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، سبق کا مرکزی خیال جانچنا اور اس پر بات کرنا یہ تدریس کے کس مرحلے کا حصہ ہے؟ یہ بالکل آخری مرحلے میں ہوتا ہے، جسے ہم اعادہ اور جانچ کہتے ہیں۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ بچوں نے کتنا سیکھا ہے۔ اور یہ رہا آخری سوال، جو پورے موضوع کا ایک طرح سے نچوڑ ہے۔ نثر اور نظم کی تدریس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اور اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ نثر تفہیم اور معلومات کے لیے ہے، جبکہ نظم احساس اور لطف اندوزی کے لیے ہے۔ ایک دماغ کے لیے ہے تو دوسری دل کے لیے۔ آئیے اس گفتگو کو اس خوبصورت خیال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ تفہیم کا سفر الفاظ سے شروع ہو کر معنی پر ختم ہوتا ہے۔ ایک استاد کے طور پر نثر ہمیں وہ ذریعہ فراہم کرتی ہے جس سے ہم اپنے طلباء کو اسی معنی سے بھرپور سفر پر لے جا سکتے ہیں۔ سننے اور سمجھنے کے لیے بہت شکریہ۔